बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं और श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुख्तलिफ खबरें आए चाहते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुफस्सल जो मालूमात है वो आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के इब्तिदा में आगाज़ में शुरुआत करते हैं काडर रिव्यू की, क्योंकि ज़राए के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर IAS काडर रिव्यू हुआ है और उसमें अब जो स्ट्रेंथ थी पहले से ही 137 अफसरान की, जो कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स में दिखा गया है कि 137 जो ऑफिसरान है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बतौर IAS काडर में काम करेंगे, लेकिन जब हम मौजूदा वक्त में देखते हैं तो सिर्फ 58 ही हैं, और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि लद्दाख रीजन भी इंक्लूडेड है। लेकिन अब जब ये काडर रिव्यू हुआ है तो उसके बाद जम्मू कश्मीर को फायदा क्या होगा, लेकिन फायदे से पहले ये क्रंच क्यों है, अब ये डेफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर्स क्यों है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक काफी अहमियत का हामिल मामला है। और इस मामले पर हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ बात भी की है, कुछ साबिका IAS IPS अफसरान के साथ भी बात की है, उनके साथ भी गुफ्तगू की है कि आखिर ये क्रंच यहाँ पर क्यों है, ये डेफिशिएंसी क्यों है, और जब ये डेफिशिएंसी है तो उसके बाद क्या सही तरीके से सिविल सेक्रेटेरिएट से लेकर दूसरे दफातर का काम हो सकता है। और फिर जब आप जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहते हैं कि आपको हम डोर स्टेप्स पे जो गवर्नेंस हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगे, और जब इसमें लगभग 60 से 70% अफसरी कुव्वत कम होगी, जो तादाद उनकी है वो कम होगी, क्या उसके बावजूद भी आप इस तरह के दावे कर सकते हैं, ये काफ़ी अहमियत का हामिल मामला है। और इसी मामले को लेकर हमने राजा एजाज अली, जो कि साबिका IPS ऑफिसर है, IGP कश्मीर वो रिटायर हुए हैं और फिलवक्त सियासी खीमे के अंदर है, और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त राजा एजाज साहब हमारे साथ लाइव मौजूद है। राजा एजाज साहब, आपका खैर मकदम है स्पेशल रिपोर्ट में। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, काडर रिव्यू की बातें की जा रही हैं, लेकिन इससे पहले ही हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो IAS या IPS ऑफिसरों की तादाद बहुत कम है, जैसा कि दिखाया गया कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए 137 की, लेकिन है 58 ही। क्या वजूहात है इसके कि अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर ये ऑफिसर्स कम है, कोताही कहां पर है, कमी कहां पर है? बड़े विषय में मुझको मिलाने के लिए ये जो ऑल इंडिया सर्विस है ये एक एक्ट और रूल के तहत गवर्न की जी, और ये जो एलीट सर्विस है कंट्री की, ये साल से ट्राई की हुई है, आजमाई हुई है और आजमूदा बहुत ही इफेक्टिव सर्विस जी। इस सर्विस को एज पर रूल के जो इनटेक स्ट्रीम्स का है वो 2 स्ट्रीम से इसका इनटेक और भर्ती होती है। एक जो सीटें हैं 67% सीटें जो होती हैं किसी स्टेट को, वो सीटें RR यानी UPSC की जिम्मेदारी है, हर साल वो अपने इम्तिहान कंडक्ट करते हैं और हर स्टेट के लिए जितनी वैकेंसीज होती हैं उसके मुताबिक ऑफिसर्स को अलॉट करते हैं जी। दूसरी स्ट्रीम जो इसकी है वो है स्टेट सिविल सर्विसेज जो होती हैं, 33% सीटें जो होती हैं वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टेट सिविल सर्विसेज जो है, जो भी ऑफिसर 8 साल गेस्टेड सर्विस किए हैं वो क्वालिफाई करते हैं इसमें इंडक्शन के लिए बाय प्रमोशन जी। तो दोनों चीजें मिलाकर IAS बनता है। यहाँ ऐसा हुआ कि हर साल हमारा UPSC तो इम्तिहान लेता है, ऑफिसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट से जो 33% के ऑफिसर आने हैं, जो हर साल एक सिलेक्ट लिस्ट बननी है और होनी है और इंडक्शन होनी है IAS में या IPS में इसी तरह है जी, वो स्टेट 2009 से नहीं कर पा रही। आगे देखिए कि 13 साल से जिस सर्विस में स्टेट कैडर का आधा हिस्सा 33% पोर्शन ना आया हो, उससे पोस्ट दूसरा RR फिल नहीं कर सकता है। अच्छा, तो वहाँ हमारी कमजोरी ये है कि सबसे पहले हमारे यहाँ हर साल जो सिलेक्ट लिस्ट बननी थी उसमें हमारी पुरानी गवर्नमेंट एक हुआ वो उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी और उसके बाद महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट थी, BJP की भी इकट्ठे थी, हर साल वो फेल हो गए। उन्होंने इस प्रयासी को और इतने इम्पोर्टेंट विषय को
یعنی اعجاز صاحب جہاں تک میں اسے سمجھ پایا ہوں یہ جو جموں کشمیر پولیس JKPS کوٹا جو ہے اس میں جو پروموشن ہونی چاہیے وہ 33% کوٹا ہونا چاہیے اور آپ کا ماننا ہے کہ سال 2009 سے ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک خلا پیدا ہو گیا. سنیے نا, ایسا ہے کہ جو ان ہر سال یہ 33% سیٹیں IAS میں IPS میں بھرتی ہونی تھی اسٹیٹ کی طرف سے, ہمارے اسٹیٹ کے افسروں میں سے جو 99 بیچ کا آفیسر آئے ہوئے ہیں وہ 8 میں کوالیفائی کرتے تھے, لیکن 2009 سے لے کر 21 تک بھی تک کوئی لسٹ نہیں بنی وتھ اے ریزلٹ کہ جو 41 ان سارے 137 میں سے 41 پوسٹیں اسٹیٹ میں جو اسٹیٹ کی ہیں وہ انفلڈ رہ گئی ہیں. ان میں ایک افسر ہے ٹوٹل میرے خیال سرمد حفیظ جو مجھے یاد ہے, 40 پوسٹیں تو آپ اپنی بھی فل اپ کر رہے ہیں اور دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں. ایک ان افسروں کا کریے کہ وہ اگر اس وقت تک انڈکٹ ہوئے ہوتے 2009 سے پرانی سینئرٹی بھی ہوتی, کوئی ڈویژنل کمشنر اویلیبل ہوتا, آپ کو DCs اویلیبل ہوتے, لوکل 40 افسر 45 آپ کو لوکل اویلیبل ہوتے, اور اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹوں میں جاؤ, باہر کے آفیسر ہیں, لوکل آفیسر ہے ہی, وہ آفیسر ہوگا کہاں؟ فیل ہوئی ہے کہ آج تک وہ انڈکشن نہیں کیا اور ہمارے جو اسٹیٹ کی ریپرزنٹیشن ہوا ہوئی نہیں. اب کیا بات ہے کہ اس وقت 2002 اب جب ایبروگیشن ہوا ہے اس وقت کے بعد بھی 2 سال ہو چکے ہیں, لیفٹیننٹ گورنر کی گورنمنٹ ہے اور اس وقت تو جو ان کا یہ ڈپارٹمنٹ کنٹرولنگ ہے ہوم منسٹری میں وہ تو ان کے پاس ہے, ان کو چاہیے تھا اس وقت تک انڈکشن کرنا. اور اگر یہ 40 سیٹیں جو ہے فل اپ کرتے ہیں تو اسٹیٹ وے وہ ریڈی آفیسر جو ٹریننگ کیے ہوئے ہیں سروس میں بیٹھے ہوئے آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے. تو کمی کہاں رہے گی؟ کمی کیڈر میں نہیں ہے. اور دوسرا قانون جو ہے کہ ہر 5 سال کے بعد کیڈر ریویو ہوتا ہے. وہ کیڈر ریویو اس لیے ہوتا ہے کہ جو آل انڈیا سروس کا رول کا ایکٹ ہے وہ کہتے ہیں آل دوز پوسٹ which carry the duties similar and equivalent responsibilities of a district magistrate or a district SP and above are to be encadred. یعنی آل انڈیا سروس کو بنانے کے لیے ایک افیکٹو کیڈر بنانے کے لیے ہر 5 سال کے بعد ایک کیڈر ریویو ہوتا ہے اور ساری امپورٹنٹ پوسٹوں کو انڈکٹ کیا جاتا ہے اور کیڈر ریویو میں ہوتا ہے. یہاں کوئی کیڈر ریویو بھی نہیں ہوا پچھلے 15 سال سے 12 سال سے. اچھا, نہ آپ کیڈر ریویو کیے ہیں نہ آپ ان افسروں کو انڈکٹ کیے ہوئے ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو افسروں کی کمی ہے؟ یعنی 5 سال کے اندر ان رولز کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے. آپ کا کہنا ہے کہ 5 سال کے بعد یہ رول کے مطابق یہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی؟ کچھ نہیں, مینڈیٹری رول ہے یا نہ ان کا انڈکشن ہوا, نہ اسٹیٹ افسروں کی پروموشنیں ہوئی, نہ یہ کیڈر ریویو ہوا. ود ریزلٹ آج آپ کو DCs جو ہیں آپ کو پورے اتنے نہیں ہیں کہ جو آپ IAS والے لگائیں اور آپ کہتے ہیں IAS آپ کی کمی جو ڈیپوٹیشن پر ہے. آپ جو ٹوٹل کوٹا ہوتا ہے اس میں سے اس وقت 137 پوسٹوں میں سے 75 پوسٹیں جو ہیں ڈائریکٹ انٹری کی ہیں, 41 پوسٹیں اسٹیٹ کی ہیں اور 25 پوسٹیں 24 پوسٹیں ڈیپوٹیشن کوٹا ہے آلریڈی. یہ ان بلٹ سسٹم ہے, اس بڑا اسٹرانگ سسٹم ہے آل انڈیا سروس کا. راجہ اعجاز صاحب, کیونکہ راجہ اعجاز صاحب آپ بھی خود IPS رہ چکے ہیں, لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی نظر بھی ہوگی اس چیز کو لے کر, موجودہ وقت میں کتنے ایسے پروموٹڈ آفیسرز ہم دیکھ رہے ہیں جو KPS کے بعد اب IAS کوٹا کے اندر آ گئے ہیں اور جموں کشمیر کے اندر اپنی سروسز ابھی فراہم کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ 33% ہونا چاہیے, لیکن ابھی کتنا آپ زمینی سطح پر آپ دیکھیے 33% کے حساب سے جو آپ کی 137 پوسٹیں اویلیبل ہیں ان میں سے 41 پوسٹیں اس وقت اسٹیٹ کی ہونی چاہیے تھی. یہاں اسٹیٹ کے افسر جو ہمارے 99 بیچ کے ہیں, پرانے افسر ہیں, سینئر. آپ مزہ یہ دیکھیے ظلم کتنا ہے, 22 سال افسر کی سروس ہو گئی ہے اور اس کو ابھی تک DC کے لیول تک ہے, وہ ابھی سینئر اسکیل کے لیول پر یا سلیکشن گریڈ پر ہے. اس کا حق ہے اس وقت وہ انڈکٹ ہوا ہوتا, 2009 میں انڈکٹ ہوا ہوتا, 10 والا انڈکٹ ہوا ہوتا, 11 والا, ہر سال 2-2, 3-3 انڈکٹ ہوتے ہیں. تو وہ DCs بھی رہتے ہیں, وہ ڈویژنل کمشنر بھی بنتے ہیں. اور آج آپ کو سیکٹریٹ میں کم از کم 33% ڈپارٹمنٹوں کے کمشنر سیکٹریز آپ کو اسٹیٹ کا افسر بھی مل جاتا. نہیں وہ مل جاتے ہیں, لیکن ابھی کتنے ہیں؟ IAS میں آیا ہوتا. ابھی ایک ہے ٹوٹل سرمد حفیظ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اچھا, آؤٹ آف 41 1 اونلی. جبکہ RR آفیسرز کی جو 75 پوسٹیں ہیں ان میں سے 75 فیلڈ ہیں,
उनकी टोटल पोस्टें 100 हैं, जिसमें से के डेप्यूटेशन कोटा, सीनियर ड्यूटी पोस्ट कोटा, लीव रिजर्व कोटा, वो भी डायरेक्ट एंट्री को ही मिलता है। तो क्या कहा जा सकता है, तो क्या राजा साहब कलामी के लिए माफ चाहूंगा, क्या हम ये भी कह सकते हैं जो ये रिव्यू नहीं हुआ है, चाहे 10 साल हुए, 12 साल हुए, 15 साल हुए, तो उससे जम्मू कश्मीर के जो अपने ऑफिसर्स थे उनकी वजह से जम्मू कश्मीर को ही नुकसान हुआ है? बहुत ज्यादती हुई है, अफसरों के साथ भी ज्यादती हुई और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज्यादती हुई है जी। एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए बड़ा जरूरी है कि लोकल अफसर भी और जो बाहर से अफसर आते हैं वो दे आर गुड, मैं नहीं कहता हूं कि वो अफसर वो भी हमारे अफसर कटर के बन जाते हैं, लेकिन ये अफसर जो आपके साथ एक आज रहा है जो कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल पर, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर, इसके पास अगर 2000 मैं बताऊं आपको 1999 का ऑफिसर है, वो आज है इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी लेवल तक, लेकिन 1999 का जो IAS अफसर है वो इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने के लिए तैयार है। कितना फर्क पड़ गया ये जो ये गैप है, इस गैप को आप कैसे फिलअप करेंगे? ना अफसर को सेटिस्फेक्शन है, ना उसको सर्विस की सेटिस्फेक्शन है स्टेट अफसर को, ना उसकी कंट्रीब्यूशन जो जिस जगह होनी चाहिए वो उसको उसकी कंट्रीब्यूशन कराई जा रही है, और सारा चिट्ठा पिट्ठा जो है हमारी जो अर्लियर गवर्नमेंट्स रही हैं ये उनका फेलियर है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कभी सेंसिटिव नहीं रहे, वो सियासतें करते रहे और वो इस चीज पर सेंसिटिव नहीं रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और चीफ सेक्रेटरीज जो रहे उस टाइम के उनका भी फेलियर है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी जो होता है इज प्रोटेक्टर ऑफ सर्विसेज, वो सारे सर्विस वालों का प्रोटेक्टर, और उसको वक्तन हर साल ये लिस्ट तैयार करनी है। हर गवर्नमेंट को ये ड्यूटी बाउंड है कि हर साल वो स्टेट कैडर की सिलेक्ट लिस्ट तैयार करें, और जो भी 3-4 अफसर वैकेंसियां होती हैं उसमें IAS करते रहे, स्टेट से जाते हैं। क्या इस तरह की कोशिश बैलेंस्ड कैडर होता है? कहीं आज तक इस तरह की कोशिश हुई है ऐसे अफसरान की जो डिजर्व करते हैं, ऐसे ओहदों पर ऐसा स्टेटस वो डिजर्व करते हैं, हालांकि उनकी जहनियत पर भी अब इसका असर पड़ेगा, उनकी जो काम की डिलीवरी होगी उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्या उन्होंने अपने लेवल पर इस तरह की कोशिश की होगी कि वो जो आला हुकाम है उन्हें मुतमईन कराते, उन्हें आगाह कराते कि जो जिस चीज के वो हकदार है उन्हें वो मिलना चाहिए? आप देखिए इधर सुनता कौन है, पहली गो टू में ये थी जो गवर्नमेंट थी NC की थी या PDP की थी, वहां सारे सियासत करते थे, लेकिन जो इंतजामिया था उसका ये कोई नहीं प्लान कर रहा था कि आगे के लिए हमें कैडर मैनेजमेंट कैसे करना है, और खासकर जो ये अफसर इतने ज़हीन है, काबिल हैं, कॉम्पिटेंट हैं और इतनी सर्विस है 20-20 साल की, वो डिप्रेस्ड नहीं होंगे तो क्या हो? आखिर पर राजा साहब उनके पास सुनिए ना, उनके पास जो प्रोबेशनर आए हैं ना डायरेक्ट एंट्री के, वो आज उनके कमिश्नर हैं, ये उनके अंडर काम करते हैं। आखिर पर जानना चाहूंगा क्योंकि वक्त भी हो चला है, अभी जो मौजूदा डिस्पेंशन है, अब जबकि कहा जा रहा है कि अब कार्डर रिव्यू हो जाएगा और ये सारी चीजें वापस आ जाएंगी, यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेंथ है अब ऐसे अफसरान की वो 150 के आसपास भी जाएगी, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये खैरात भी नहीं है बल्कि अपना हक है जम्मू कश्मीर को? बिल्कुल, इससे फंडामेंटल राइट, मैं आपको कहता हूँ एक्ट एंड रूल है, ये सर्विस का एक्ट एंड रूल है, जिसके मुताबिक ये दोनों स्ट्रीम की जो एंट्री है दैट इज मैंडेटरी, और दे आर ड्यूटी बाउंड टू कैरी आउट एवरी ईयर रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू UPSC एंड स्टेट से प्रमोशन बाय इंडक्शन। Those are both important and governments have failed. ये कोई चैरिटी नहीं है, ये हक है हमारे अफसरों का IAS में इंडक्शन होना। आज आप सिलेक्ट लिस्ट बनाइए, पहले उन अफसरों को इंडक्ट करिए क्योंकि DOPT आपके पास है, और आज वो दीजिए उनको, सीनियरिटी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, उसका रूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके पास 40 अफसर IAS आ जाएंगे, आप एक 2 ढूंढते हैं, बाहर वाली स्टेटों से लाते हैं, आप सेंट्रल सर्विस वाले अफसर लाते हैं, जबकि अपने अफसर जो IAS बन रहे हैं उनको नहीं बनाते हैं। उनको बनाइए, वो 40 अफसर लाइए, वर्थ इट, और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के। बहुत बहुत शुक्रिया राजा एजाज साहब आपका अपने तासुरात देने के लिए। ये थे साबिका IPS ऑफिसर, यहां तक कि IGP क्राइम वो रिटायर भी हो चुके हैं राजा एजाज साहब, जिन्होंने मुफस्सल रोशनी डाली कि आखिर ये कार्डर रिव्यू है क्या, ये जो अभी अफसरों का क्रंच पैदा हो गया है कि डेफिशिएंसी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं, इसकी वजूहत क्या है कि जो ये कार्डर रिव्यू सही वक्त पर नहीं हुआ है और ये रूल्स की वायलेशन है, जैसा कि राजा एजाज साहब ने कहा भी, और साथ ही साथ कि इससे जम्मू कश्मीर के जो अपने अफसरान हैं, जो यहाँ के KPS कैटेगरी में आते थे, उस खाते में आते थे, उनकी प्रमोशन रुकी हुई है, जिसकी वजह से ये क्रंच जो है यहां पर पैदा हो गया है।
चले नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू के अंदर आजकल दौरे पर हैं, कीमतजन हैं और वहां पर अपनी पार्टी सरगर्मियां चला रही हैं। वहीं पर आज महबूबा मुफ्ती आरएसपुरा गई थी, जहां पर सरताज सिंह पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, उनके घर भी गई हैं और उसके साथ साथ बिश्ना और आरएसपुरा में भी उन्होंने किसानों के साथ बात की। और महबूबा मुफ्ती का मानना है, जब वो यहां पर आई और उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद यानी उनके वालिद जो कि साबिका वज़ीर आला भी हैं जम्मू कश्मीर के, यहां से चुनाव लड़ गए थे और जीता भी था और इस जगह से यानी आरएसपुरा से उनकी काफी ज्यादा मोहब्बत थी। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के सेब हो या आरएसपुरा की बासमती, दोनों जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात में काफी अहमियत की हामिल है, यानी इससे जम्मू कश्मीर की जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो रवादमा है। उनका मानना है कि इसी इलाके से यानी आरएसपुरा के जो किसान हैं जो बासमती प्रोड्यूस करते हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि जालाबारी हुई है, मौसम की तब्दीली हुई है, जिसके नतीजे में उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है और उनकी फसलों को जो नुकसान पहुंचा है उसका मुआवजा उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से उन्होंने मौजूदा हुकूमत से भी यह मुतालबा किया कि ऐसे किसानों की भरपूर मुआवजे के लिए इकदामात उठाए जाने चाहिए, क्योंकि हम बाजार के अंदर देख रहे हैं कि महंगाई भी ज्यादा है, पेट्रोल और डीजल के दाम भी कहां पर पहुंचे हैं। तो इस दौरान जो उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है वो नाकाफी है। तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा और हम आए थे सरताज लाला साहब को देखने के लिए। ये बड़े ही जबरदस्त हमारे वर्कर हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जल्दी ठीक हो जाए और फिर सक्रिय हो जाए। अपने पूरे मुल्क के अंदर 1 साल से किसान दरबदर हो रहा है और यहाँ की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, मुश्किलात है। खासकर जो अभी हाल ही में बारिश हुई जी, उससे धान का बड़ा नुकसान हुआ और सरकार जो कंपनसेशन दे रही है वो बहुत कम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है नुकसान के साथ। उसके अलावा इंश्योरेंस की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है ताकि सब लोग इंश्योरेंस करते और उनको इस वक्त मुश्किल वक्त में कोई मदद मिलती। तो पूरे दुनिया मुल्क के अंदर करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, मगर सरकार भूल गई है कि ये राशन किसान पैदा करता है। अगर किसान धान पैदा नहीं करेगा तो वो बांटेंगे क्या? तो इसलिए मेरा यही है, जो सरकार है इस वक्त उनसे ये कहना है कि जो यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है, खासकर बासमती इस इलाके में होती है, तो उसका जो नुकसान हुआ है उसका सही चलिए, बात हो रही है पीडीपी की, ये जम्मू की बात थी, लेकिन श्रीनगर की बात भी करते हैं। श्रीनगर ऑफिस में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई और इस तकरीब में अब्दुल कयूम भट्ट, जिनका ताल्लुक श्रीनगर से ही है और उन्हें बटमालू हल्का इंतखाब का इंचार्ज आज बनाया गया है। और इसी के साथ पार्टी के एक और युवा लीडर आरिफ लाई गुरु, जिन्हें हबा कदल हल्का इंतखाब के लिए पार्टी ने इंचार्ज यहां पर मुकर्रर किया है और दोनों से कहा गया है कि वो इन दोनों हल्का इंतखाब में अपनी जिम्मेदारियां और उसके साथ साथ जो लोग हैं उन्हें पीडीपी की तरफ माइल करने में अपनी सरगर्मियां जारी रखें। इस मौके पर आज बाज़ाब्ता तौर पर ये ओहदे उन्हें तफवीज़ किए गए हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने उन्हें ये ओहदे देकर इस्तकबाल भी किया। साथी है तो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने इनको मुकर्रर किया है इंचार्ज बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी। इसी तरह हमारे आरिफ साहब हैं, आरिफ लाइगुरु साहब हैं, जो इनको इंचार्ज हरबकदर कॉन्स्टिट्यूंसी मुकर्रर किया गया है। तो इनके एजाज में आज हमने ये पार्टी रखी थी और इनको मुबारकबाद सारी पार्टी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से इनको मुबारक करता हूँ कि इनको जिम्मेदारी सौंपी गई और मुझे उम्मीद है कि अपनी जिम्मेदारी में पूरा उठाएंगे। उधर कुकरनाग में आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद यहां पर मौजूद थे और पीरजादा मोहम्मद सईद ने जहां पार्टी काडर से कहा है कि वो अपने काम तनदेही से अंजाम देकर इस हल्का इंतखाब के अंदर कांग्रेस को मजबूत बनाए, वहीं पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो आज मौजूदा हालात हैं उन्हें उन हालातों का अगर कोई मुकाबला कर सकती है तो वो वाहिद जमात कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई भी नहीं है कि जो इन हालात का मुकाबला कर सकती है और कांग्रेस ऐसे हालात का मुकाबला कर भी रही है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि कांग्रेस भी आगे बढ़ेगी और मुल्क के हालात भी सुधरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की नाकामियों का वो खुलासा कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो
ऐसी पॉलिसियों का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आने के लिए भी तैयार है। देखिए, जन जागरण जो प्रोग्राम है हमारा, जो तमाम मुल्क में हो रहा है, और बीजेपी की नाकामियों की बात जो हमें लोगों तक पहुंचानी है, उसके सिलसिले में आज यहाँ भी मीटिंग हमने की है। वर्कर आए थे, हर गांव से आए थे, हर इलाके से आए थे, और हमने उनके साथ बात भी की है। और बीजेपी की नाकामियों का जो खुलासा है वो लोगों के सामने रखा हमने, और दूसरी बात है कि इसके खिलाफ हम लड़ेंगे भी जी। नाज़रीन, शहर के अंदर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं और उन पर रोकथाम नहीं लग रहा है। ये हम नहीं कहते हैं, बल्कि शहर के अंदर जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसी के डिप्टी मेयर परवेज कादरी कह रहे हैं। परवेज कादरी ने आज श्रीनगर के अंदर मीडिया से गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि शहर के अंदर जो गैर कानूनी तामीरात बन रही हैं उन्हें हटाने और शहर को बचाने के लिए मुत्तलिका कमिश्नर दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि 8 माह पहले वो खुद रोकना चाहता था गैर कानूनी तामीरात को, लेकिन यहां तक कि उनका मानना है, उनका दावा है कि सरकारी जमीन पर खड़ी की जा रही तामीरात को मुनहदिम करने के लिए वो कहीं पर गए भी थे, लेकिन उन्हें कमिश्नर ने रोका और कहा कि ये उनका डोमेन नहीं है। और अगर उनका डोमेन नहीं है और जिनका ये डोमेन है, क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की, ये आज सवाल है। और उनका यह भी मानना है कि तब से लेकर आज तक वो सिर्फ देख रहे हैं और कार्रवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। और यह भी उन्होंने कहा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो अपनी जमीन है उस पर भी कहीं पर तामीरात बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 200 मकतूब उन्होंने कंसर्न को लिखे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब उस पर ना आ रहा है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। और आपको बताते चले कि डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एक बड़ा ओहदा है और डिप्टी मेयर परवेज कादरी इस तरह के इल्जामात अपने ही डिपार्टमेंट पर लगा रहे हैं। जो मुत्तलिका कमिश्नर है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है, उन पर ये इल्जामात लगा रहे हैं और उनका कहना है कि ऑफिशियली उन्होंने उन्हें कन्वे भी किया है, लेकिन उनकी यानी जो कमिश्नर साहब है उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो इन गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करे या ऐसे कामों को रोके। परवेज कादरी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक लिस्ट मुरतब की है अपनी जगह। उनको चाहिए कि इसमें कार्रवाई करे, इसमें एक एफआईआर लॉन्च हो जाए और उन कल्प्रिट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इनमें मुलव्वस है, चाहे वो एसएमसी के अफसरान हो या लोकल कोई ब्रोकर हो इसमें जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुलव्वस है। इवन कि मैंने एक केस भेजा इनके पास, एसएमसी के लैंड पे एक इलीगल एनकरोचमेंट हुई है, उस पे एक बिल्डिंग बनी है स्टेट लैंड पे, और खासकर जो एसएमसी का लैंड है वो लोगों ने ऑक्यूपाई किया था कहीं पे, तो वहां पे एक बिल्डिंग बनी उसमें भी। मगर मैंने देखा कि कमिश्नर साहब इन चीजों में दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं। शहर तबाह हो चुका है इन चीजों से। नाज़रीन, पुलवामा के अंदर आज एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई और ये तकरीब कोऑपरेटिव वीक की मुनासिबत से यहाँ पर मुनक़्क़िद हुई और इस तकरीब में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स शफकत इकबाल मेहमान खुसूसी के बतौर यहाँ पर मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान जो कोऑपरेटिव्स के अंदर स्कीमें हैं उनकी मुनासिबत से रोशनी डाली गई और जो हाजरीन हैं उन्हें जानकारी फराहम की गई। न सिर्फ इतना बल्कि कोऑपरेटिव्स के आज के दौर में किस तरह की अहमियत है और किस तरह की अफादियत है उस पर भी यहाँ आज रोशनी डाली गई। वो कैसे वो भी अवेल कर पाए और उनको अमल में लाए, जैसे वो भी नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करते हैं कचमुला त्राल की, क्योंकि यहाँ पर जहां हाल ही में एक नजदीकी इलाके में एक जंगली रीछ को पकड़ा गया था, वहीं पर आज कचमुला त्राल में भी वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने एक और जंगली रीछ को पकड़ लिया है। और आपको बताते चले कि हाल ही में त्राल के हरदमीर इलाके में इसी तरह की एक कोशिश के दौरान एक जंगली रीछ को पकड़ लिया गया था,
ताहम जो पकड़ने वाले यहाँ पर हैं महकमा वाइल्ड लाइफ के लोग, बताया जा रहा है कि ये बतौर डेली वेजर काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगियों के साथ भी खेल रहे हैं और उनका ये मलाल है कि वो अपना काम तनदेही से अंजाम तो दे रहे हैं, लेकिन उनका ये गिला है कि उनके काम को कोई सुनता नहीं है, उनके मुतालबात को कोई नहीं सुनता है, जिसकी वजह से वो खुद परेशान है। मज़कूरा जो एहलकार है वो क्या कहते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। आपको पता ही है हम किस तरह डिपार्टमेंट में काम करते हैं। पिछले 15 साल से हमने दिन रात से कंट्रोल रूम में हमने दिन रात से कटाई। इस वक्त यो इधर हमें पकड़ लिया, इस वक्त हमने अपनी कामयाबी हासिल किया और रात के दिन हम इसे डिपार्टमेंट में लाते हैं। जिस वक्त हमारा मसला कोई होता है आपको पता ही है, सो हमको सैलरी कब मिलती है, फिर कितनी मिलती है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज।